सरहद पर चुनौती हो या कोई आपदा, सेना हर मोर्चे पर सेनाएं तैयार रहती हैं। हमारे साथ तीनों सेनाओं के डीजी एफएस लेफ्टिनेंट दलजीत सिंह जी हैं, जिन्होंने अभी कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बहुत शुभकामनाएं। आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो हालात हैं मेडिकल के मोर्चे पर तीनों सेनाओं के लिए, क्या प्राथमिकताएं होंगी आप? देखिए, हमारे जो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा है, तीनों सेना बल में जो भारतीय वायुसेना है, भारतीय थल सेना है और भारतीय नौसेना है, इन तीनों को हमारे आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उनके स्वास्थ्य की देखरेख करता है। जब उन्हें किसी तरह की बीमारी होती है, कोई समस्या होती है, उसका निदान होता है। और जब आगे वो युद्ध में जाते हैं, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे जा रहे हैं या नेवी में समुद्र में जा रहे हैं, उस समय जो कुछ वहां पे जो भी जिनको जख्मी होते हैं, घायल होते हैं, उनका ध्यान रखना, उन कैजुअलिटीज को वहीं पे प्राथमिक चिकित्सा देना और जितनी जल्दी हो सके एडवांस केयर के लिए अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। तो ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं कि ऑपरेशनल जो कंपोनेंट है हमारा, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी सेनाएं जहां लड़ रही हैं, उनके पीछे हम उनकी देखभाल के लिए खड़े हैं कि अगर वो जख्मी होते हैं देश की सेवा में, उनको कुछ होता है, तो उनकी देखभाल के लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ उनके लिए खड़ा है। दूसरा, हमारे जो पीस टाइम अस्पताल बोलते हैं जिनको हम, हमारे कमांड अस्पताल, हमारा दिल्ली में आर्मी अस्पताल RNR है, इन अस्पतालों के अंदर हम उनको हर तरह की जो आधुनिक सुविधा है चिकित्सा की, वो उनको देते हैं। चाहे वो कोई सा भी मेडिसिन का कोई सा भी डिसिप्लिन हो, सर्जरी का कोई सा भी डिसिप्लिन हो, हमारे पास हर तरह की जो इक्विपमेंट चाहिए, जो दवाइयाँ चाहिए, सभी यहाँ उनको मिलती हैं और उसके साथ हम उनका ख्याल रखते हैं। इसके अलावा हमारे जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनको हम वेटरन्स बोलते हैं, एक्स सर्विसमैन, वो और उनकी फैमिलीज, उनका ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है और उनका भी हम ध्यान रखते हैं। हमने देखा कि कोविड की तीनों वेव के दौरान सेनाओं ने बहुत न सिर्फ अपने जवानों की सुरक्षा की, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी मदद की। इस वक्त एक नए वायरस की हम बात सुन रहे हैं, H3N2 वायरस की बात की जा रही है। उसको लेकर क्या आप सोचते हैं, किस तरह की चुनौती होगी? देखिए, H3N2 वायरस कोविड वायरस की तरह ही उसी तरह फैलता है, यानी कि खांसी के जो खांसी हुई, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हुए, प्रिकॉशन हमें अभी लेनी है, यानी कि मास्क लगाना है। अगर कोई खांस रहा है, किसी को बुखार है, तो उसको बाकी लोगों के साथ मिलना नहीं है, अपने आप को एक अलग जगह रखना है जब तक ठीक नहीं हो जाता, और अपना हाथ वगैरह धोने हैं ताकि उनके सिक्रीशन से किसी दूसरे को उसका ट्रांसमिशन ना हो। इसके अलावा हमें इस वायरस से अभी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वही प्रिकॉशंस ले जो हमें कोविड के ले रहे थे। और अभी देश में अगर आप इनके नंबर देखें, अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नंबर्स हैं, पर ध्यान हमें रखना चाहिए ताकि ये ज्यादा नहीं फैले। आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसे चीजें थी जिसकी वजह से हमने कोविड की तीनों वेव में बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर काम किया, हमारे ज्यादा लोग को नुकसान नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था, लॉकडाउन। आपको याद होगा, जनवरी में कोविड की वायरस की बात शुरू हुई थी 2020 के शुरू में, दिसंबर में कोविड-19 दिसंबर में इसकी चाइना में इसका पता लगा था, और मार्च के अंदर हमारे यहाँ लॉकडाउन लग गया था और लगभग 2 महीने के लिए पूरा लॉकडाउन था। उस समय जबकि बाकी विदेशों में कोविड वायरस से लोग मरने शुरू हो गए थे और संख्या, मरने वालों की संख्या, बीमारों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी, हमारे यहाँ तो उस समय कोविड वायरस था ही नहीं। धीरे धीरे जब हमने बाकी इंडस्ट्रीज खोलनी शुरू की, लॉकडाउन खत्म हुआ, तब हमारे यहाँ फर्स्ट वेव जो बाद में आई, पर वो बहुत उसकी वेव की, जो हम वेव बोलते हैं, उसकी ऊंचाई होती है, वो पीक हमारे यहाँ बहुत कम थी, क्योंकि इस कारण जो लॉकडाउन लगा तो हम पहली वेव में बच गए। साथ में हमारे उसी समय प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पूना में, हैदराबाद में हमारी अपनी वैक्सीन बननी शुरू हो गई थी। कोवैक्सीन हमारी अपनी वैक्सीन थी, प्रधानमंत्री ने खुद कोवैक्सीन ली, तो लोगों में वैक्सीन लेने का एक उत्साह हुआ। वैक्सीन से लोग डरे नहीं, क्योंकि लोगों ने वैक्सीन ली। पहले फर्स्ट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई, मेडिकल वर्कर्स को वैक्सीन दी, वो बचे। फिर जो बूढ़े लोग थे उनको वैक्सीन दी। वैक्सीन एक सिस्टमेटिक ढंग में वैक्सीनेशन के कारण जब सेकेंड वेव डेंजरस डेडली फॉर्म में आई, हमारे ये सब लोग वैक्सीनेटेड थे, इसलिए फिर हमारी डेथ हालांकि हुई, कम हो गई। तीसरी वेव जब आई तब तक तो सब लोग वैक्सीनेटेड हो चुके थे, इम्यूनिटी आ चुकी थी, इसलिए उस समय तो हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत ही नीचे थी। हालांकि लोगों को
इन्फेक्शन हुई पर हल्का बुखार या कुछ भी नहीं हुआ, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, इसी से लोग बच गए। और लोगों को जो हम बोला गया कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, इम्यूनिटी के लिए कुछ न्यूट्रास्यूटिकल जिनको बोलते हैं, इम्यून बूस्टर जो बोलते हैं, आयुष की थेरेपी जो होती है, वो सबसे भी लोगों को बहुत फायदा। एक आखिरी सवाल, सेनाएं न सिर्फ देश के अंदर बल्कि चाहे कोविड में विदेशों में सहायता की बात हो, हाल में हमने देखा कि भूकंप में जिस तरह की हमने विदेश में जाकर इजिप्ट में और दूसरी जगह जाकर काम किया, इस तरह की जो आपदाएं हैं, चाहे प्राकृतिक हों चाहे मेडिकल से जुड़े, उसको लेकर एसडीजी आप क्या सोचते हैं, किस तरह की तैयारी आपकी होगी फ्यूचर को लेकर? देखिए, हमने प्लान कर रखा है, जैसे ही कहीं डिजास्टर होता है हमारी यूनिट्स नॉमिनेटेड हैं कि जैसे 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल हमारा तुर्की में गया तो वहाँ 30 बेड का अस्पताल लगाया था और बाकी सब तरह की सुविधाएं उन मरीजों को हमने दी थी। ये हमेशा एक्टिव रहता है और 6 घंटे के नोटिस पे कहीं भी जा सकता है। ऐसे ही एयरफोर्स में हम बोलते हैं रैपिड एक्शन मेडिकल टीम, RAMT बोलते हैं। 3 RAMT हमारे पास हैं, जो राट में, हिंडन में और बेंगलोर में। ऐसे ही साउथ में हो, ईस्ट में हो, नॉर्थ में या बाहर जाना हो, ये RAMT तुरंत जा सकती है। ऐसे ही नेवी में हमारे पास इस तरह की यूनिट्स हैं जो आपदा के समय में तुरंत 6 घंटे से 12 घंटे के अंदर एक्टिवेट होके, जैसे आपने देखो तुर्की के अंदर हम 48 घंटे में अपने अस्पताल वहां पे स्थापित कर दिया था हमने। भारत पहला देश था जिसकी मेडिकल टीम तुर्की पहुंच के अपना अस्पताल स्थापित कर पाई थी। तो हमारी पहले से प्लान रहती है, हम एक मेडिकल और सर्जिकल ब्रिक बोलते हैं। जो भी चीजें किसी डिजास्टर के टाइम भूकंप आता है, लोगों को चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है, क्रश इंजरी होती है, उनके लिए क्या क्या चाहिए, क्या सर्जिकल इक्विपमेंट चाहिए, क्या दवाइयां चाहिए, क्या IV फ्लूइड्स चाहिए, इसको हम मेडिकल और सर्जिकल ब्रिक बोलते हैं। हमेशा हमारी तैयार रहती हैं और उनको हम बार बार रिव्यू करते रहते हैं। ये जो यूनिट्स हैं इस काम के लिए, जो उनको डिटेल किया गया है, वो प्रैक्टिस करती रहती हैं अपनी, ताकि सब कुछ तैयार रहे और कभी भी ऐसा हो, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत वहां पे जाके जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, जिनको विक्टिम्स हैं, उनकी मदद की जा सके। बहुत धन्यवाद। Thank तो भारत पहला देश था जब टर्की में भूकंप के दौरान वहाँ पर अस्पताल की स्थापना हुई, और इस वक्त अगर हम बात करें नए डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस, उनका कहना है कि न सिर्फ देश के अंदर बल्कि आने वाले दिनों में बाहर भी अगर इस तरह की चुनौतियां हों, उसके निपटने के लिए उनकी तैयारी लगातार आगे बढ़ रही है। कैमरामैन जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, आज तक।